महाराष्ट्र में कोरोना से हाल बेहाल है। सीएम उद्धव ठाकरे कोरोना पर सियासत करते रह गए और देखते ही देखते कोरोना के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में हो गए। उद्धव सरकार ने कोरोना पर हाथ खड़े कर दिए हैं। मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन राज्य की ठाकरे सरकार अभिनेता सोनू सूद को घेरने में जुटी है। सांसद संजय राउत प्रवासी मजदूरों पर अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाने में जुटे हैं। राज्य के हालात ऐसे हैं कि अब गठबंधन में शामिल कांग्रेस और एनसीपी ने भी सरकार का साथ छोड़ दिया है। मुंबई की स्थिति देश भर में सबसे ज्यादा खराब है। कोरोना वायरस से सबसे अधिक प्रभावित शहर मुंबई ने अब चीन के वुहान को भी पीछे छोड़ दिया है, लेकिन इसके बावजूद राज्य सरकार कोई जरूरी कदम नहीं उठा रही। कोरोना अब मुंबई के घर घर में घुस रहा है। मुंबई में कोरोना संक्रमित मामले 51,000 के आंकड़े को पार कर गए हैं। वहीं कोरोना के पहले मुख्य केंद्र रहे वुहान में कुल 50,340 केस रिकॉर्ड किए गए थे। मुंबई में कोरोना के कहर ने चीन के वुहान को भी पीछे छोड़ दिया है। मुंबई देश का पहला ऐसा शहर है जहां शुरू से संक्रमण के सबसे अधिक मामले रहे। देश की आर्थिक राजधानी में मुंबई में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 51,000 को पार कर गई है। वुहान ही चीन का वो शहर है जहां से कोरोना पूरी दुनिया में फैला। पूरे महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 82,968 हो गई है। राज्य में 37,390 लोग रिकवर हो चुके हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 2,969 हो गई है। वहीं महाराष्ट्र के पुणे में कोरोना केस 10,000 से ज्यादा हो गए हैं। यहाँ 442 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं विपक्ष बार बार राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रहा है। सवाल है कि क्या महाराष्ट्र को कोरोना से बचाने के लिए राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना ही एक उपाय है। कांग्रेस में समय कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। एमपी से लेकर गुजरात जैसे राज्यों में कांग्रेस अपनों में ही उलझी हुई है और पार्टी के अंदर कलह साफ नजर आ रही है। राज्यसभा चुनाव से पहले गुजरात में एक एक कर विधायक पार्टी छोड़ रहे हैं। कांग्रेस के नेता अपने ही विधायकों को चप्पल से मारने की बात कह रहे हैं। दिग्विजय और कमलनाथ आपस में ही लड़ रहे हैं। वहीं अब कांग्रेस के प्रवक्ता आपस में भिड़ गए हैं। पिछले दिनों संजय झा ने कांग्रेस के ही मनीष तिवारी के साथ मिलकर एक कॉलम लिखा था। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता अजय माकन ने आपत्ति जताई है। अजय माकन ने कहा कि संजय झा को अपनी परेशानियों को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कंसल्टेटिव ग्रुप के उस सदस्य के साथ साझा करना चाहिए, न कि उन्हें किसी के साथ मिलकर ऐसे कॉलम लिखना चाहिए। दरअसल माकन का सीधा इशारा मनीष तिवारी की ओर था। अजय माकन के बयान पर मनीष तिवारी भड़क गए हैं। उन्होंने अजय माकन पर हमला बोला है। मनीष तिवारी ने कहा कि अजय माकन के लिए संजय झा ने अपना प्रमोशन छोड़ दिया। उन्होंने ये भी कहा कि जब 2014 में प्रवक्ता के पद के लिए चेहरा चुना जा रहा था तो उनका खुद का अनुभव किसी ने नहीं देखा। साथ ही कहा कि अगर उन्होंने संजय झा के साथ मिलकर कोई कॉलम लिखा है तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो संजय झा के निजी विचारों से भी सहमत हैं। अजय माकन की टिप्पणी को बेहद घटिया मानते हुए तिवारी ने कहा कि संजय झा कांग्रेस के लिए टीवी पर 2011 के अन्ना आंदोलन के वक्त से ही बोल रहे हैं। उन्हें आधिकारिक रूप से मीडिया प्लेटफॉर्म जनवरी 2014 में दिया गया, जब अजय माकन ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कम्युनिकेशन विभाग के चेयरमैन थे। मार्च 2015 में उन्हें राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया गया, जब मुझे सिर्फ एक मीडिया पैनलिस्ट बनाया गया। बजाय इसके मैं 2014 तक सूचना और प्रसारण मंत्री था। तिवारी ने कहा कि कम्युनिकेशन विभाग के अगले चेयरमैन ने संजय झा को प्रमोट किया और अगर मैंने उनके साथ मोदी सरकार की आलोचना वाले 1-2 पीस लिखे हैं तो इसके लिए मेरी निंदा करना सही नहीं है। महाराष्ट्र में प्रवासी मजदूरों के बाद अब अभिनेता सोनू सूद पर सियासत शुरू हो गई है। शिवसेना सूद को बीजेपी का एजेंट बताने में जुटी है। अब बीजेपी ने शिवसेना को घेर लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद भाजपाई हैं। ये सुनकर हमें खुशी हुई है। फडणवीस ने कहा कि शिवसेना का विश्वास नजर आता है कि अच्छे काम करने वाले लोग बीजेपी में हैं, इसलिए हम शिवसेना का आभार व्यक्त करते हैं, लेकिन सोनू पर अन्याय नहीं होना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सोनू ने अपने भरोसे और हिम्मत पर प्रवासी मजदूरों को गांव में पहुंचाने का काम किया है, इसकी प्रशंसा होनी चाहिए। संकट काल में मदद करने वालों का हौसला बढ़ाना चाहिए। वहीं सूद पर शिवसेना के रवैये पर पूर्व सीएम ने हैरानी जताई। उन्होंने कहा कि सोनू के साथ जिस तरीके से व्यवहार हुआ है वो गलत है। फडणवीस ने कहा कि मैं जब राज्य का मुख्यमंत्री था तो सरकार ने जलयुक्त शिवार योजना शुरू की थी। जलयुक्त शिवार योजना के लिए अभिनेता नाना पाटेकर के नाम फाउंडेशन और अभिनेता आमिर खान के पानी फाउंडेशन ने काम किया।
उस समय सरकार ने इन संस्थाओं की मदद की थी। दरअसल शिवसेना के मुखपत्र के साप्ताहिक स्तंभ में अभिनेता सोनू सूद के पीछे बीजेपी का हाथ बताने वाले सांसद संजय राउत सोमवार को बैकफुट पर आ गए। उनको अपनी ही पार्टी का साथ नहीं मिला। वहीं सीएम उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे मामले को रफा दफा करने में जुटे हैं, लेकिन सूद पर सियासत दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। सूद को बांद्रा स्टेशन पर प्रवासी मजदूरों से नहीं मिलने दिया गया, इसमें भी शिवसेना का ही हाथ बताया जा रहा है। यूपी में गोहत्या पर योगी सरकार सख्त हो गई है। योगी सरकार ने गोहत्या कानून को और भी ज्यादा प्रभावी बना दिया है। अब गोहत्या करने वालों की यूपी में खैर नहीं है। योगी के राज में गोहत्या करने पर अब जेल से जमानत भी नहीं होगी। इसके साथ ही गोवंश को नुकसान पहुंचाने पर भी सजा का प्रावधान कर दिया गया है। गोहत्या पर अब 3 से 10 साल की सजा और गोवंश को शारीरिक तौर पर नुकसान पहुंचाने पर 1 साल 7 महीने की सजा हो सकती है। इसके अलावा गोकशी और गो तस्करी से जुड़े अपराधियों के फोटो भी सार्वजनिक रूप से चस्पा किए जाएंगे। योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की ऑनलाइन बैठक हुई। इसमें उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अध्यादेश 2020 के प्रारूप को भी स्वीकृति दे दी गई है। विधानमंडल सत्र होने पर इसे विधेयक के रूप में दोनों सदनों से पास कराया जाएगा। इसका मकसद गोकशी की घटनाओं और गोवंश से जुड़े अपराधों को पूरी तरह रोकना है। दरअसल यूपी में योगी आदित्यनाथ ने सीएम पद की शपथ लेते ही गोकशी करने वालों को सख्त चेतावनी दी थी। सीएम योगी ने यूपी में सभी स्लॉटर हाउस बंद करा दिए थे और गोकशी को पूरी तरह बंद करा दिया था, लेकिन उसके बाद भी प्रदेश में चोरी छिपे गो तस्करी का खेल चल रहा था, जिसके बाद अब योगी ने गो हत्या कानून को और प्रभावी बना दिया है। भारत चीन के बीच सीमा विवाद पर ट्वीट कर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी घिर गए हैं। अब राहुल को लद्दाख से बीजेपी सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल ने करारा जवाब दिया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लद्दाख में चीनी घुसपैठ को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से ट्विटर पर सवाल किया था। उन्होंने पूछा था कि क्या चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है, जिस पर सांसद जामयांग सेरिंग ने राहुल को जवाब दिया है। जामयांग ने ट्वीट में लिखा है कि हाँ, चीन ने ये इलाके कब्जाए हैं। इसके बाद उन्होंने उन जगहों की लिस्ट दी जो उनके मुताबिक कांग्रेस के शासनकाल में गंवा दी गई। इसमें अक्साई चीन से लेकर पेंगनक और चपजी घाटी, धूमचेले जैसे इलाकों का उदाहरण दिया है। जामयांग ने अपने ट्वीट में 2 तस्वीरें पोस्ट की हैं। एक में उनका जवाब था और दूसरे में देमचोक घाटी की एक तस्वीर। उनका दावा कि इन इलाकों पर कांग्रेस के वक्त में चीन ने कब्जा कर लिया। नामग्याल के ट्वीट के थोड़ी देर बाद ही राहुल गांधी ने दूसरा ट्वीट किया। इस बार उन्होंने पीएम मोदी को निशाना बनाया। उन्होंने लिखा कि चीनी घुस आए और लद्दाख में हमारी जमीन कब्जा कर ली। इस बीच पीएम बिल्कुल चुप है और सीन से गायब हो गए हैं। दरअसल राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई नेता लगातार सरकार को चीनी घुसपैठ को लेकर निशाना बना रहे हैं और देश को गुमराह करने में लगे हैं। इस बीच लद्दाख में भारत की जवाबी कार्रवाई के बीच चीन सीमा पर पीछे हट गया है, लेकिन कांग्रेस देश को अलग दिशा देने में लगी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अपने बयानों के लिए हमेशा चर्चा में रहते हैं। राहुल गांधी भारत चीन सीमा विवाद पर भी ऊट पटांग बयान दे रहे हैं, जिसकी वजह से पूरे देश में उनकी थू-थू हो रही है। अब सशस्त्र बलों के सेवानिवृत्त अधिकारियों के एक समूह ने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूर्व अधिकारियों ने भारत चीन के बीच जारी तनाव पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान की कड़ी निंदा की। रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स ने राहुल के बयानों को गलत सोच से प्रभावित और राष्ट्रीय हितों के खिलाफ बताया है। उन्होंने कहा कि चीन के साथ सीमा विवाद पर कांग्रेस नेता के ट्वीट और बयान उनकी अज्ञानता प्रकट करते हैं। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जमाने में हुई ऐतिहासिक भूलों को नजरअंदाज करने की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। राहुल के खिलाफ 9 पूर्व आर्मी अफसरों ने एक बयान जारी किया। इसमें कहा गया कि हम सीनियर आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स के समूह के तौर पर गलत सोच से प्रभावित और गलत वक्त में दिए गए राहुल गांधी के बयानों और उनके ट्वीट्स की कड़ी निंदा करते हैं, जिनके जरिए राहुल ने भारत चीन सीमा विवाद से निपटने को लेकर हमारी सेना और सरकार पर सवाल उठाए हैं। पूर्व आर्मी अफसरों ने राहुल के साथ कांग्रेस पर भी सवाल उठाया है। उन लोगों ने कहा है कि राहुल के बयान हमारे राष्ट्रीय हितों के लिए काफी नुकसानदायक है। राहुल गांधी और कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने पहले भी भारतीय सशस्त्र बलों के ग्राउंड और एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाया था। पूर्व आर्मी अफसरों ने आरोप लगाया है कि नेहरू ने तिब्बत को प्लेट में सजाकर चीन को सौंप दिया था और चीन ने अक्साई चीन में सड़कें बना ली। बाद में इस पर तब कब्जा कर लिया जब नेहरू प्रधानमंत्री थे। पूर्व सैन्य अफसरों ने कहा कि विपक्ष को चीन के साथ सीमा विवाद का हल निकालने में सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए।
राहुल और कांग्रेस के बयान पर इससे पहले भी कई बार बवाल हो चुका है। पिछले दिनों पाकिस्तान पर हुए एयर स्ट्राइक पर भी राहुल ने सवाल उठाया था और एक बार फिर भारत चीन सीमा विवाद पर राहुल भारत के साथ नहीं है बल्कि चीन की भाषा बोलने में लगे हैं। दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। राज्य की केजरीवाल सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं। केजरीवाल देश के ऐसे पहले सीएम बन गए हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बता रहे हैं कि दिल्ली में कोरोना के मामले और बढ़ेंगे। उनकी माने तो लोगों को अपनी सुरक्षा अब खुद करनी होगी। राज्य सरकार अब कुछ नहीं कर सकती है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में अब भी 18,000 लोगों का इलाज जारी है, इनमें 15,000 लोग अपने घरों में हैं। सीएम ने कहा कि आने वाले समय में दिल्ली में कोरोना बहुत तेजी से फैलने वाला है। 15 जून को 44,000 केस हो जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 31 जुलाई तक हमें 80,000 बेड की जरूरत पड़ेगी। कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस लड़ाई को अब जन आंदोलन बनाना होगा। मास्क पहनना होगा, हाथ धोने होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग करनी होगी। खुद भी ये पालन करना है और दूसरों से भी करवाना है। हालांकि इस दौरान केजरीवाल बाहरी लोगों पर निशाना साधते फिर नजर आए। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने फैसला लिया था कि दिल्ली में सिर्फ दिल्ली के ही लोगों का इलाज होगा, लेकिन अब उपराज्यपाल और केंद्र सरकार के फैसले को लागू किया जाएगा। इस पर कोई लड़ाई नहीं की जाएगी। हालांकि केजरीवाल ने अपनी गंदी मानसिकता पहले ही दिल्ली वासियों को बता दिया था। जब कोरोना के मामले बढ़ रहे थे उस दौरान ही केजरीवाल ने राज्य में राजस्व की कमी का हवाला देकर सभी चीजों को खोलने का फैसला किया। केजरीवाल को लोगों की जान की चिंता न आज है और न ही पहले था। जब दिल्ली पर संकट आया है तो केजरीवाल अब लोगों को अपनी सुरक्षा खुद करने की सलाह दे रहे हैं। गुजरात में कांग्रेस टूट के कगार पर है। एक के बाद एक कई विधायकों ने पार्टी छोड़ दी है, लेकिन अब मणिपुर में भी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। मणिपुर हाईकोर्ट ने कांग्रेस के 7 विधायकों के विधानसभा जाने पर रोक लगा दी है। ये विधायक बागी हैं। हाईकोर्ट ने आदेश सुनाया कि विधानसभा अध्यक्ष द्वारा अंतिम रूप से निस्तारण किए जाने तक इन विधायकों के सदन में उनके प्रवेश पर रोक जारी रहेगी। मामले में कांग्रेस विधायकों और पदाधिकारियों की ओर से इन 7 विधायकों के खिलाफ याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया है। इन 7 विधायकों ने 2017 में विधानसभा चुनाव के बाद सरकार के गठन में मदद की थी। इस चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब ये विधायक 19 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव में वोट नहीं डाल पाएंगे। मणिपुर से इकलौती राज्यसभा सीट के लिए 19 जून को चुनाव होना है। ऐसे में इन विधायकों की विधानसभा में रोक एक बड़ा फैसला है। दरअसल याचिका में इन विधायकों को राज्यसभा चुनाव में हिस्सा लेने से रोकने के लिए ही लगाई गई थी। उन्हें अयोग्य ठहराए जाने संबंधी अर्जी पर सुनवाई के बाद अदालत ने आदेश दिया कि उन्हें सदन में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। अदालत ने कहा कि नवंबर 2018 में विधानसभा अध्यक्ष के सामने उन्हें अयोग्य ठहराने की याचिका दायर की गई थी, लेकिन उन्होंने तर्क संगत समय में उस पर फैसला नहीं किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।